हम लोग को आज पढ़ना है टोरॉइड के बारे में। टोरॉइड क्या है? टोरॉइड देखो, तो हमने आप लोग को परिनालिका पढ़ाया था ना। परिनालिका में इस तरह से तार लगाया हुआ रहता है और इसमें हम धारा का प्रवाह करते हैं, और धारा प्रवाह करने के बाद हम देखते हैं कि यह क्या बन जाता है, एक चुंबक बन जाता है। अगर हम एक परिनालिका में धारा प्रवाहित करेंगे तो एक ये चुंबक बन जाएगा, और यह परिनालिका धारा पर, मतलब यह चुंबक धारा पर निर्भर करती है, इसलिए इसे हम विद्युत चुंबक भी बोलते हैं। तो धारावाही परिनालिका को ही विद्युत चुंबक कहा जाता है। अगर इसे हम मोड़ करके गोल कर दें ऐसे, तो उसी को क्या कहा जाता है? टोरॉइड कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो हम इसे मोड़ करके अगर गोल करेंगे तो इसका फिगर कैसे बनेगा, पहले ये देखते हैं। तो देखिए, हम इसको मोड़ करके गोल करने वाले हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि मोड़ा गया। अब इसमें हम तार लपेटेंगे। तो तार लपेटने के लिए मान लीजिए कि हमने यहाँ से ऐसे कर दिया। ठीक है, अब इस तरह का ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें तार मोड़ा गया है। तो ऐसे मेरी तरह आप लोग को भी फिगर ड्रॉ कर लेना है। अब इसमें हम आई धारा प्रवाहित कर दे रहे हैं, और यहाँ पीछे से तार एक निकलेगा यहाँ से ऐसे। अब इसमें धारा ऐसे जा रही है, पीछे से होते हुए फिर आगे से ऐसे धारा इसमें प्रवेश करेगी। ऐसा तुम लोग कहाँ देखे हो? कभी कहीं देखे हो इस तरह का कुंडली, सॉरी परिनालिका? पहले टीवी जो बनता था ना, ब्लैक एंड वाइट टीवी, उस टीवी को खोल के देखोगे तब पीछे इस तरह का आपको परिनालिका मिलेगा। ठीक है, तो सब टीवी उवी में यूज होता था। आज भी बहुत सारे चीज़ों में इसका यूज है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं है। धारा प्रवाहित करने के लिए प्लस जोड़ेंगे कि माइनस?
ये नहीं बुझ रहा है कि धारा इधर से जा रहा है तो उधर से निकल रहा है, तो जिधर से जा रहा होगा उधर प्लस होगा, जिधर नहीं जा रहा है बट इधर से निकल रहा है वो माइनस होगा। इसमें एक बैटरी आप जोड़ दीजिए, तो ये धारावाही परिनालिका हो गया। अब ये धारावाही परिनालिका जो है ये चूँकि गोल है, वृत्ताकार है, तो इसलिए क्या कहलाएगा ये टोरॉइड। अब टोरॉइड जो है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र देखना होता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो इसमें हम लोग जैसे इसके पहले परिनालिका पढ़े थे तो चुंबकीय क्षेत्र देखे थे कि बाहर चुंबकीय क्षेत्र था कि नहीं था, नहीं था पढ़े थे। लेकिन इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना पाया गया था, इस तरह का था परिनालिका। तो इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र B का मान 0 था, इधर भी क्या था 0 था, लेकिन इसके अंदर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र था और वो हर जगह चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना आया था, μ0 Ni। बोलो ये फॉर्मूला था। अच्छा, इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है इधर का तार का फेरा और इधर के तार के फेरा दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर होता है कितना, μ0 Ni। वही आपसे हम कहें कि एकदम साइड में इस जगह पर कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र, तो एगो फेरा तो इधर नहीं मिलेगा, तो बोलो आधा हो जाएगा। तो कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि धारावाही परिनालिका के किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो μ0 Ni बटा में 2 से भाग दे देना है। समझ में आया? या इस किनारे पर चाहे इस किनारे पर, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो हम बोले थे कि मुनि को याद रखिएगा तब फॉर्मूला याद रहेगा, μ0 Ni मुनि, तब B बराबर, तो मुनि के आधा कर दे बोलो तो क्या हो जाएगी, मैं मुनि को आधा नहीं करना है, मुनि का फॉर्मूला जो है हाफ मुनि, तो कहने का मतलब है किनारे पर का चुंबकीय क्षेत्र याद रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर अब टोरॉइड है, टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमको चेक करना है कि क्या बाहर चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्या अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा, या फिर क्या इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो आंसर समझ लीजिए क्या होगा, बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है और ना ही अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र होगा भी तो इसमें बीच में ही कहीं होगा, और जितना आपको परिनालिका में पाया जाता है ना उतना ही होता है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र इसके बीच में भी कितना होता है, μ0 Ni ही होता है। पर ये कैसे होता है ये साबित करके दिखाना होगा। बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, ये भी साबित करके दिखाना होगा। अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, ये भी साबित करके दिखाना होगा। तो ये तीनों बात हम लोग को एकदम कंफर्म एकदम साबित करके दिखा देना होगा टोरॉइड में। टोरॉइड का अगर सवाल आ गया 2 मार्क्स का आएगा ये, और भारी नहीं है, बहुत आसान है। देखो कैसे, हमको किसी एक पॉइंट पे 3 केस है ना, तो 3 केस में मान के चलिए कि भाई हमको बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक पॉइंट ले लिए और इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए, P, ठीक है। एक अंदर कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए, Q, और एक अंदर पॉइंट ले लेते हैं क्या चीज़, R। समझ में आया? 3 पॉइंट ले लिए, तीनों पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो आपको अच्छी तरह मालूम है चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए इससे होते हुए है ना एक बंद लूप खिंचाना चाहिए। तो अगर हम बंद लूप खींचते हैं तो इसके लिए इस तरह के चारों तरफ ऐसे खींचना पड़ेगा बंद लूप, P से होते हुए। तो ये बंद लूप कैसा खींचा रहा है, वृत्ताकार हो गया, ठीक है। एक लूप कहाँ से खिंचाएगा, Q से होते हुए ऐसे, और एक लूप कहाँ से खिंचाएगा, R से होते हुए। ऐसे खिंचाएगा, चलो भाई R से होते हुए, ये सेंटर हो गया O। एक तो आंसर आपका ऐसा ही दिख रहा है। एम्पियर का परिपथीय नियम बताओ, इंटीग्रल BDL cos थीटा होता है लेकिन एक ही दिशा में हो तो जी, ऐसे हम cos थीटा लिख दे रहे हैं मान लो, और μ0 क्या लिख दिए, I। यही ना फॉर्मूला है, ये सारा ये फॉर्मूला तीनों पर यूज करना है। तो एक सबसे आसान सा बता रहे हैं, अंदर वाला पॉइंट पर R दिख रहा है सब, क्या इसमें इसके अंदर कोई तार है,
कोई तार अगर नहीं तो कोई धारा है, तो अंदर किसका मान 0 हो गया? अगर I 0 हो गया तो बोलो B का भी मान क्या हो गया? हो गया, एक आंसर हो गया। क्लियर हो गया? तो इस लूप के अंदर जब तार ही नहीं तो धारा कहाँ से, और जब धारा नहीं तो धारा का मान 0, जब धारा का मान 0 तो B का मान क्या हो गया? 0। चुंबकीय क्षेत्र 0 हो गया, एगो ई हो गया। P वाला इस लूप के अंदर बताओ तार है कि नहीं है? है ना? लेकिन अब बढ़िया समझना, यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात सीखना है। तुम्हें दिखने में जो लग रहा है रियल में ऐसा है नहीं। अगर रियल में फील करना है तो उसे इस तरह से प्रैक्टिकली समझो। चलो मेरे पास है एक चीज़, ये देखो, ये गोल है ना। अब इसको इस तरह से समझो कि इसके ऊपर एक लूप है। ऐसा नहीं है कि इतना मोटा लूप है, समझ में आया? हाई आपका परिनालिका हो गया, ये वाला, ये परिनालिका हो गया, और इसके ऊपर हाई खींचे हुए हैं, इसके ऊपर। ये बात बुझाया? हाई से ये बात समझ में आ रहा है? अब है ना, दूर है ये, अब हम कर नहीं सकते तो अब क्या करें? कहने का मतलब है कि इतना ऊपर है ना। अब तार किस में लपेटा हुआ है? इसमें। ऐसे तार भी लपेट ले रहे हैं, मान लो। अगर हम इसमें तार लपेट दिए इस तरह से, तो अब मेन प्रैक्टिकल वाला चीज़ समझो। हाई तार लपेटा हुआ है, किसी एक पोर्शन पर समझो, और ये तार ऐसे ऊपर है, लूप ऊपर है, ये लूप ऊपर है। अब ये वाला पार्ट जब ऊपर है तो इसके अंदर हमको तार में धारा देखना है। तो ठीक से देखो, हाई तार अगर ऐसे ऊपर गया है तो फिर इधर से नीचे गया है कि नहीं? ये बात समझ में आ रहा है? फिर से ये तार ऐसे ऊपर से जाते हुए नीचे से गया है, और ये हमारा चारों तरफ का लूप बन रहा है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? लूप के अंदर तार होना चाहिए, और तार होने के बाद धारा उसमें प्रवाहित होना चाहिए। तो तुम ये बताओ कि अगर यहाँ से 2 एम्पियर धारा ऊपर की ओर जा रहा है तो लूप को क्रॉस किया, है लूप है ना, तो लूप के अंदर गया कै एम्पियर? 2 एम्पियर। तो अब बताओ इधर से तार, इधर वाला जो तार है, इधर से 2 एम्पियर नीचे जाएगा कि नहीं? क्योंकि वही तार तो नीचे भी गया है, तो इसी लूप को 2 एम्पियर नीचे से क्या कर गया? क्रॉस कर गया। मतलब पहले ऊपर आया 2 एम्पियर, हाई लूप बीच में है, ठीक है, तो 2 एम्पियर पार किया, अब फिर 2 एम्पियर कहाँ चला गया? नीचे। तब बोलो, जब ऊपर आया तब प्लस 2 एम्पियर, और जब नीचे गया तो माइनस 2 एम्पियर, तो धारा का मान क्या हुआ? 0 हुआ। अब बुझाया? तो अभी भी धारा, अभी भी इसमें धारा जो है इस लूप के लिए क्या है? 0, क्योंकि जितना ऊपर आ रहा है, जितना ऊपर आ रहा है उतना ही नीचे जा रहा है। तो जितना एम्पियर ऊपर आएगा उसको प्लस मानेंगे, और जितना नीचे जाएगा उसको क्या मानेंगे? माइनस। तो धारा हमारा अभी भी क्या हो गया? 0। तो P पर बताओ चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? 0। 2 बात तो समझ में आ गया। ये 2 खाली लिख दिया जाता है बस, और कुछ नहीं। हाई वाला Q वाला पॉइंट समझो। यहाँ पर ऐसा है कि लूप अगर हम बनाए हुए हैं तो इस लूप में ठीक से देखा जाए तो इसके बाहर एक तार है, हाई वाला। ठीक से देखो लूप, अब बताओ कहाँ पर है? जैसे तार है ना, लूप अब कहाँ पर है? जो लूप बनाए हुए हैं वो इसके अंदर है, बाहर है, या भीतर है? इसके भीतर है ना, बीच में। अगर हम तुमसे कहें कि बीच में एगो तार लगा दिए अंदर की तरफ, तो लूप के अंदर खाली अंदर वाला तार रह गया, बाहर वाला तार तो बाहर चला गया। और धारा हम कहाँ का गिनते हैं? लूप के अंदर का। तो अब ठीक से देखा जाए तो अगर बीच में एक वायर है, बीच में एक वायर है, तो खाली इधर का तार ही ना लूप के अंदर आ रहा है, तो अब तो धारा खाली अंदर जाता हुआ दिखाई देगा, प्रतीत होगा। बाहर का धारा तो बाहर रह गया, खाली इधर का ना धारा रह गया। तो 2 एम्पियर गया, फिर उधर से बाहर गया, तो उससे हमको लूप के बाहर से तो मतलब रखना नहीं है। हम गिनते किसका है? अंदर का। तो अंदर बहुत सारा तार है कि नहीं है? तो जितना तार बाहर की ओर है उतना ही तार अंदर की ओर है, लेकिन लूप के अंदर वाला तार जो है वो इसके अंदर वाला तार है। तो इसलिए
हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो केवल अंदर वाले तार के वजह से होगा। ये बात बुझाया? तो क्या इसका चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा? नहीं होगा। अब इसमें फेरों की संख्या मान लो कि अगर n है, तार के फेरों की संख्या n है, तो जितना तार का मतलब भाग बाहर है उतना ही भाग क्या है? अंदर है। तो अंदर वाला धारा कितना हो जाएगा टोटल? अब अंदर वाला धारा चाहिए ना हमको, तो सीधे सीधे समझो, इसका कुछ तो लंबाई होगा, लंबाई कुछ तो होगा। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इसका परिधि होगा 2πr? तो हम इसके रेडियस को बीच के सेंटर से मापेंगे। तो मान के चलो इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या है इसका? r है। अब बताओ हमको अगर ये मापना हो कि भाई इसका पूरा लंबाई कितना है, इस लूप का पूरा लंबाई कितना है, तो ये पूरा लंबाई हो जाएगा 2πr। 1 मीटर का फेरा हम लोग किस चीज़ से सूचित करते हैं? कल बताए थे, कल नहीं परसों बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक अगर 1 मीटर हो, तार के फेरों की संख्या को छोटा n से सूचित करते हैं, अब 12n से किसी को सूचित करते हैं? पूरा फेरा। तो 1 मीटर के फेरों की संख्या कितना है? n। और टोटल कितना है? तो 2πr मीटर का फेरा कितना होगा? 2πrn। ये बात बुझाया? अगर हम कहें कि धारा कितना होगा, तो 1 मीटर में, 1 मीटर में नहीं, एक फेरा में धारा कितना? I। एक फेरा में धारा कितना? I। तो एक फेरा में धारा अगर I है तो टोटल फेरा कितना हो गया? 2πrn, क्योंकि 1 मीटर के ही फेरा था। अब तो 2πr का फेरा ही हो गया, तो बोलो कुल धारा कितना हो जाएगा? 2πrni हो जाएगा। और यह मान जो है ये किसका मान है? कुल धारा का मान है, कुल धारा का मान हुआ। अब एम्पियर का परिपथीय नियम अप्लाई करते हैं, याद हो गया ना? कितना धारा था? 2πrn। तो हम लिख देंगे ये आई 2πrni, ये ना था, तब b dl cos थीटा। तो थीटा देखना है ना कि थीटा कितना होगा, तो समझो कि अल्पांश तो इसी पर करना लिया जाता है। थीटा चेक करना है तो एक अल्पांश ले लो, मान के चलो इतना दूर क्या है? अल्पांश, यानी कि डेल्टा एल। अब चुंबकीय क्षेत्र बताना है, तो चुंबकीय क्षेत्र जिधर अल्पांश का दिशा होगा उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है तो हम अंगूठा को ऐसे करेंगे, ऐसे देखो, ऐसे पकड़े हुए हैं। अब ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो अंदर की ओर होगा चुंबकीय क्षेत्र। अब बताओ अल्पांश डेल्टा एल ऐसे है और उसके बाद हमारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर और ये अल्पांश, बोलो कितना का कोण हुआ? ना 90 नहीं होगा, हम लोग को ऐसे पकड़ना है, ऐसे हाँ बाहर की तरफ है, बाहर। असल में देखो डेल्टा एल और बी का दिशा जो होगा वो दोनों एक ही तरफ होगा, तो बीच का कोण क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। तो सीधे सीधे समझो कि इसमें अल्पांश जहाँ कहीं भी होगा डेल्टा एल और बी ये दोनों का दिशा क्या होता है? एक ही दिशा में होता है, तो बीच का कोण 0 होगा, तो खाली बी डी एल लिख सकते हैं। बराबर क्या लिखे थे? μ0 2πrni। तो बी डी एल में बी तो बाहर हो गया, डी एल का इंटीग्रेशन एल, तो बी एल बराबर μ0 2πrni। एल क्या है? असल में इसका परिधीय ना है, तो एल परिधि है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2πr बराबर μ0 2πrni। देखो 2πr से 2πr खत्म, तो देखो b बराबर μ0 ni, फिर से मुन्नी आ गया। बात समझ में आया? तो हम क्या बोले थे कि इसका भी चुंबकीय क्षेत्र वही होगा जो धारावाही परिनालिका, सीधा जो धारावाही परिनालिका होता है उसके लिए होता है। तो सेम फॉर्मूला आ गया। बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या पाया गया? 0। लेकिन उसके पीछे बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 पाने के पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि आधा धारा अंदर जा रहा था तो आधा धारा बाहर जा रहा था। समझ में? एक ही लूप के अंतर्गत जा भी रहा है और आ भी रहा है। क्लियर हो गया पूरा बात? तो अब लिख लेना है इसको केवल, और कुछ नहीं। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि पहले फिगर बना लीजिए, फिर लिखवा दे रहे हैं। करेंगे
लिखिए, टोरॉइड परिनालिका में टोरॉइड परिनालिका में टोरॉइड परिनालिका में टोरॉइड परिनालिका में उसके अंदर और बाहर टोरॉइड परिनालिका में उसके अंदर और बाहर अर्थात बिंदु P और बिंदु R अर्थात बिंदु P और बिंदु R पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है और बिंदु R बिंदु P और बिंदु R पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। लेकिन टोरॉइड के आंतरिक भाग अर्थात बिंदु Q अर्थात टोरॉइड के आंतरिक भाग अर्थात बिंदु Q टोरॉइड के आंतरिक भाग अर्थात बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होता है। हो गया। अब हम लोग बारी बारी से तीनों केस के लिखेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होता है। अब बारी बारी से लिखेंगे। केस 1 में क्या लिखेंगे? केस 1 में लिखेंगे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होने का कारण चुंबकीय क्षेत्र शून्य होने का कारण शून्य होने का कारण डैश देकर के लिखिएगा। यदि बिंदु P से होते हुए डैश, हाँ, ये लिखने के बाद डैश दे के लिखना है। यदि करत के बरस से लिख सब यदि बिंदु P से होते हुए एक लूप खींचा जाए एक लूप खींचा जाए तो लूप के अंदर जितनी धारा प्रवेश करती है तो लूप के अंदर जितनी धारा प्रवेश करती है उतनी ही धारा बाहर निकलती है। अर्थात लूप में प्रवाहित धारा शून्य है। तब एम्पीयर के परिपथीय नियम है ना है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि इंटीग्रल B/dl, अब यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं I बराबर क्या है 0, तो म्यू नॉट गुना 0। तो इस कंडीशन में B का वैल्यू कितना आएगा 0 है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है। और कैसे B बराबर 0 लिखे? क्योंकि B या dl का इंटीग्रेशन L हो जाएगा, तब BL हो जाएगा, और L बटा में करेंगे तो 0 ही आएगा, तब B बराबर 0। बोलिए, एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया। केस 2 हम R पर वाली बात करेंगे, R वाला बात, फिर बीच वाला बात करेंगे, ठीक है? कहाँ? ये बड़ा ब्रैकेट ही है, जूम करके देखोगे तो बड़े लगेगा। देखो
हो गया हो गया हो गया। केस नंबर 2। का जाने मुनि खिसिया थे हमारा पर। एक बार हम क्लास में कह दे रही, सब पूछे सर समझ में आया समझ में आया, सदी सर नहीं समझ में आया, तो हम बोले कि भावना को समझो। जैसे ही बोल दिए भावना को समझो, तो भावना नाम की लड़की उसमें थी, तो भावना खिसिया गई थी। तो भावना जब खिसिया गई तो कह रहे भावना माफ कर दा, हमरा के गलती हो गई। सब कोई भावना की तरफ देखने लगा, इसलिए गड़बड़ा गया काम। हाँ, तो अब क्या लिखेंगे केस नंबर 2 में बिंदु आर पर चुंबकीय क्षेत्र होने का शून्य कारण। केस नंबर 2, बिंदु आर पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होने का कारण। बोली तरह तरह वही में एडिट कर दिलक। चलो लिखो। यदि बिंदु आर से होते हुए एक बंद लूप खींचा जाए, यदि बिंदु आर से होते हुए एक बंद लूप खींचा जाए, तो उस लूप के अंदर यदि बिंदु आर से होते हुए एक लूप खींचा जाए, लूप माने बंदे लूप होता है, एक लूप खींचा जाए, तो लूप के अंदर ना तो कोई तार है, और न ही धारा, और न ही धारा नहीं धारा, नहीं में ना अलग ही अलग, ना ही धारा। हो गया, समझे? इसलिए अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, इसलिए अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। अब एम्पियर के परिपथीय नियम लिख ले रहा लोनु आए, उहे उतार देवे के बाद सेम टू सेम ओकरे के उतार दिलो तीनों लाइन एम्पियर के परिपथीय नियम से उतार ले लो, उतार लो बढ़िया से। आया हो गया? हाँ ये हो गया बाबू लोग। केस नंबर 3 में लिखिए, बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होने का नहीं लिखना है, बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, पहले मान लो, लिखो, लिख लिया सब, डैश दे के लिखो। अच्छा लिखो, ज्यादा बोलबो तो हम तोहर ना खरीदबो। लिखो, ये हेडिंग हो गया केस 3। लिखिए, यदि बिंदु Q से होते हुए एक लूप खींचा जाए जिसकी त्रिज्या स्मॉल r हो, यदि बिंदु Q से होते हुए एक लूप खींचा जाए जिसकी त्रिज्या स्मॉल r हो, तो इस लूप के खींचा जाए जिसकी त्रिज्या स्मॉल r हो, तो हाँ स्मॉल r हो, तो इस लूप के अंदर के तार में धारा तो प्रवाहित हो रहा है, अंदर के तार में धारा तो प्रवाहित हो रहा है,
और इनकी दिशा एक ही तरफ है, और इनकी दिशा एक ही तरफ है, लेकिन विपरीत दिशा में कोई धारा नहीं है, लेकिन विपरीत दिशा में कोई धारा नहीं है, एक ही तरफ प्रवाहित हो रही है, एक ही तरफ है वो बोले हैं ना जी, दिशा बीच में बोल के गड़बड़ा देते हैं। लेकिन विपरीत दिशा में कोई धारा नहीं है, लेकिन विपरीत दिशा में कोई धारा नहीं है। अतः तार के फेरों की संख्या एकांक लंबाई में n हो, यदि अतः तार के फेरों की संख्या एकांक लंबाई में n हो, n हो तो कुल लंबाई 2 पाई r में एकांक लंबाई में n हो, n छोटा n, तो कुल लंबाई 2 पाई r में, कुल लंबाई 2 पाई r में फेरों की संख्या 2 पाई r n होगी। हो गया, हो गया। अब यहाँ बोर्ड पर देखो, हम मान लेंगे कि तब माना एक फेरा में धारा कितना, तो I, इसलिए 2 पाई r n फेरा में धारा बराबर 2 पाई r n I, बोलो इतना हो जाएगा। इसलिए एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर का परिपथीय नियम है इंटीग्रल बी डी एल बराबर म्यू नॉट, आई के मान कितना हो जाएगा 2 पाई r n I, इतना हो जाएगा। बी डी एल में बी बाहर, और डी एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल बराबर म्यू नॉट 2 पाई r n I। अब b और l का मान भी लिख लेंगे 2 पाई r बराबर म्यू नॉट 2 पाई r n I। तो 2 पाई r से 2 पाई r खत्म, तो इसलिए b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट n I। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो एम्पियर के परिपथीय नियम का यूज आप लोग देख लिए, परीक्षा में पूछ दे कि एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग लिखें, तो एक आप धारावाही परिनालिका का प्रयोग लिख सकते हैं और एक ये टॉरॉयड का लिख सकते हैं। हेडिंग में लिखिए आंकिक प्रश्न। पहला सवाल, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। प्रत्येक की त्रिज्या 8.0 cm है। प्रत्येक की त्रिज्या 8.0 cm है। 8.0 cm है और इनमें 0.40 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, और इनमें 0.04 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? परिमाण क्या है?
चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? परिमाण क्या हो गया? हो गया। चलिए अब बताइए आप लोग के क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। बना लिया सब? उना बढ़िया जाना तनी कितना आयल बना दिल का? कितना आंसर आए? 8? एकदम गलत पूरी तरह से। चलो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। एक तार की एक वृत्ताकार कुंडली। तो तार कैसा है? तो याद करो इस तरह का एक हम तार बनाए हुए थे। आए इसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा था और इसके बाद हम बोले थे कि भाई इसमें आप एक अल्पांश डेल्टा एल लीजिएगा। इससे आर दूरी पर सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र अगर हमको चाहिए तो उस कंडीशन में हम बोले थे कि इसका इंटीग्रेशन आप वही चुंबकीय क्षेत्र आपको बोले थे कि डेल्टा बी बराबर कितना होता है? म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डेल्टा एल साइन और थीटा का मान हम कितना लेते थे? 90 डिग्री। तो साइन 90 लिखते थे और बटा में क्या लिखते थे? आर स्क्वायर। तो यहाँ आर स्क्वायर होता था। याद आया कुछ? फिर साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो म्यू नॉट बटा में 4 पाई और आई और डेल्टा एल बच गया जिसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। डेल्टा बी का इंटीग्रेशन करेंगे तो बी आई बाहर और डेल्टा एल का इंटीग्रेशन करें तो पूरा एल आता था। तो एल और बटा में आर स्क्वायर। अब म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई और एल का फॉर्मूला क्या होता था? 2 पाई आर और बटा में आर स्क्वायर। तो 2 से ये 2 मरतबे कट गया और पाई से पाई कट गया। उसके बाद आर से इसका पावर कट जाता था तो क्या आता था? म्यू नॉट आई अब बटा में 2 आर। यही ना था? म्यू नॉट आई अब बटा में 2 आर। क्या ये फॉर्मूला बताए थे? तो हमको यहाँ पे वही सवाल में दिया हुआ है। सवाल आपका जो दिया हुआ है उसमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए। एक वृत्ताकार कुंडली है। तो वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। तो एक फेरा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई बटा में 2 आर। एक फेरा तार एक एक तार खींचे थे। 2 गो तार रहता तो 2 से गुना हो जाता। 3 गो तार रहता तो 3 से। एन फेरा रहता तो कितना से गुना हो जाता? एन से। तो हो जाता म्यू नॉट एन आई बटा में 2 आर। बोलो ये हो गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए क्वेश्चन में तब फेरों की संख्या एन बराबर कितना दिया हुआ है? 100 गो फेरा है ना? 100 फेरे हैं। प्रत्येक की त्रिज्या यानी आर का मान कितना दिया है? 8.0 सेंटीमीटर। तब मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? गुना कर देंगे 10 के पावर माइनस 2 से। मतलब 100 से भाग दो और चाहे 10 के पावर माइनस 2 से गुना करो, मीटर में बदल गया। आर का मान दे दिया। धारा यानी आई का मान कितना दे दिया? 0.40 एम्पियर। अब ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो बी बराबर फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट एन आई बटा में 2 आर। अब म्यू नॉट का मान बताओ क्या होता है? बोले थे कि म्यू नॉट बटा 4 पाई का मान होता है 10 के पावर माइनस 7। तब म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा? गुना तिरछा कर दोगे तब 4 पाई गुने 10 के पावर माइनस 7 इतना होगा। तो बोलो म्यू नॉट की जगह पर कितना रखेंगे? 4 पाई गुने 10 के पावर माइनस 7। तार के फेरा कितना है? 100। धारा कितना है? 0.40। अब बटा में 2 आर का मान कितना है? 8 गुने 10 के पावर माइनस 2। क्लियर हो गया? पाई के मान कितना होता है? 3.14 हो जाएगा।
अच्छा, 100 से अगर इसमें गुना हो जाए तो इसका दोनों दशमलव खत्म हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो 10 के पावर माइनस 7 गुने क्या हो गया 40। अब बाटा में है 2 गुने 8 गुने 10 के पावर माइनस 2, भाई 8 नु है, 2 गुने 8 गुने 10 के पावर माइनस 2, 8 से कट जाएगा 8 पचे 40, इतना हो गया। 2 से ये 4 कट जाएगा 2 मरतबे, तब 5 में 2 से गुना करो कितना 10, 10 से 10 के पावर माइनस 7 में गुना करो 3.14 गुने 10 के पावर बोलो माइनस 6 हो जाएगा। कैसे हुआ, इसका पावर कितना है माइनस 7 है, 5 दूना एगो 10 हुआ, एगो 10 से 10 के पावर माइनस 7 में गुना करेंगे तो एगो कम हो जाएगा, मतलब माइनस 7 है तो माइनस 6 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 10 के पावर माइनस 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 के पावर प्लस 2 हो जाएगा। तो 3.14 गुने 10 के पावर कितना आएगा -4। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है टेस्ला, तो आंसर हो जाएगा 3.14 गुने 10 के पावर -4 टेस्ला। बोलो बनाने आ जाएगा, अब बना के लाना घर से। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या 50 है। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या 50 है। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या 50 है। इतना लिखने के बाद आगे बोले 50 है, आगे बोले प्रत्येक की त्रिज्या 4 cm है और इनमें प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। हो गया। एक और सवाल लिख लीजिए। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। पैंतीस एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 cm दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर तार से 20 cm दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। ठीक है, तो इसे आप लोग बना के लाइएगा।